नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 7वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। होरी और उसके जीवन की समस्याओं से अलग इस भाग में राय साहब के घर में हो रहे दशहरे की चर्चा है। राय साहब के घर में दशहरे का प्रोग्राम है। होरी भी सज कर अपने अभिनय के लिए तैयार है। उसने शगुन के 5 रुपये भी अदा कर दिए हैं। जलसे में राय साहब के कई मित्र और सहपाठी आए हुए हैं। यह हैं पंडित ओंकारनाथ, श्याम बिहारी तंखा और मिस्टर मेहता। इसके अलावा मिस्टर खन्ना अपनी पत्नी कामिनी खन्ना और मिस मालती के साथ पधारे हुए हैं। इन सभी में सामाजिक और व्यक्तिगत विषयों पर चर्चा होती है। साथ ही एक दूसरे की खिंचाई भी करते रहते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। भोजन शुरू हो गया तो मिस मालती ने पूछा, संपादक जी कहाँ रह गए? किसी को भेजो राय साहब, उन्हें पकड़ लाएं। राय साहब ने कहा, वह तो वैष्णव हैं, उन्हें यहाँ बुलाकर क्यों बेचारे का धर्म नष्ट करोगी? बड़ा ही आचारनिष्ठ आदमी है। अजी और कुछ न होगा, तमाशा तो रहेगा। सहसा एक सज्जन को देखकर उसने पुकारा, आप भी तशरीफ रखते हैं मिर्जा खुर्शीद? यह काम आपके सुपुर्द। आपकी लियाकत की परीक्षा हो जाएगी। मिर्जा खुर्शीद गोरे चिट्टे आदमी थे। भूरी भूरी मूछें, नीली आंखें, दोहरी देह, चांद के बाल सफाचट। चकलिया अचकन और चूड़ीदार पजामा पहने थे। ऊपर से हैट लगा लेते थे। वोटिंग के समय चौक पड़ते थे और नेशनलिस्टों की तरफ वोट देते थे। सूफी मुसलमान थे। 2 बार हज कराए थे, मगर शराब खूब पीते थे। कहते थे जब हम खुदा का एक हुक्म भी कभी नहीं मानते तो 2 दिन के लिए क्यों जान दें। बड़े दिल लगे बाज बेफिक्रे जीव थे। पहले बसरे में ठीके का कारोबार करते थे। लाखों कमाए, मगर शामत आई कि एक मेम से आशनाई कर बैठे। मुकदमेबाजी हुई, जेल जाते जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से निकल जाने का हुक्म हुआ। जो कुछ जहाँ था वहीं छोड़ा और सिर्फ 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। बम्बई में उनके एजेंट थे। सोचा था उनसे हिसाब किताब कर लें और जो कुछ निकलेगा उसी में जिंदगी काट देंगे, मगर एजेंटों ने जाल करके उनसे 50,000 भी ऐंठ लिए। निराश होकर वह लखनऊ चले। गाड़ी में एक महात्मा से साक्षात हुआ। महात्मा जी ने उन्हें सब्ज-बार दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठी, रुपये सब उड़ा लिए। बेचारे लखनऊ पहुंचे तो देह के कपड़ों के सिवाय और कुछ न था। राय साहब से पुरानी मुलाकात थी। कुछ उनकी मदद से और कुछ अन्य मित्रों की मदद से एक जूते की दुकान खोल ली। अब वह लखनऊ की सबसे चलती हुई जूते की दुकान थी। 400-500 रोज की बिक्री थी। जनता को उन पर थोड़े ही दिनों में इतना विश्वास हो गया कि एक बड़े भारी मुस्लिम ताल्लुकेदार को नीचा दिखाकर कौंसिल में पहुंच गए। अपनी जगह पर बैठे बैठे वो बोले, जी नहीं, मैं किसी का दिन नहीं बिगाड़ता। यह काम तो आपको खुद करना चाहिए। मज़ा तो जब है जब आप उन्हें शराब पिलाकर छोड़ें। यह आपके हुस्न के जादू की आजमाइश है। चारों तरफ से आवाजें आईं, हाँ हाँ मिस मालती, आज अपना कमाल दिखाइए। मालती ने मिर्जा को ललकारा, कुछ इनाम दोगे? 100 रुपये की एक थैली। हुश, 100 रुपये? लाख रुपए का धर्म बिगाड़ो 100 के लिए? अच्छा, आप खुद ही अपनी फीस बताइए। 1000 कौड़ी से एक भी कम नहीं। अच्छा, मंजूर। जी नहीं, लाकर मेहता जी के हाथ पर रख दीजिए। मिर्जा जी ने तुरंत 100 का नोट जेब से निकाला और उसे दिखाते हुए खड़े होकर बोले, भाइयों, यह सब हम मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती की फरमाइश पूरी न हुई तो हमारे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं मिस मालती की एक एक अदा पर 1-1 लाख कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने माशूक के लिए एक काले तिल पर समरकंद का बुखारा और सूबे कुर्बान कर दिए थे। आज आप सभी साहबों की जवामर्दी और हुस्न परस्ती का इम्तिहान है। जिसके पास जो कुछ भी हो सच्चे सूरमा की तरह निकाल कर रख दे। आपको इल्म की कसम, माशूक के अदाओं की कसम, अपनी इज्जत की कसम, कदम पीछे न हटाइएगा। मर्दों, रुपए खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा तमाशा लाखों में भी सस्ता है। देखिए, लखनऊ के हसीनों की रानी एक जाहिद पर अपने हुस्न का मंत्र कैसे चलाती है। भाषण समाप्त करते ही मिर्जा जी ने हर एक की जेब तलाशनी शुरू कर दी। पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई। उनकी जेब से 5 रुपये निकले।
मिर्जा ने मुंह फीका करके कहा। वाह खन्ना साहब वाह, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इतनी कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों की आमदनी, और आपके जेब में 5 रुपए। लाहौल बिला कुवत। कहाँ है मेहता? आप जाकर जरा मिसेस खन्ना से कम 100 रुपये वसूल कर लाएं। खन्ना खिसिया कर बोले, अजी उनके पास 1 पैसा भी ना होगा। कौन जानता था कि यहाँ आप तलाशी लेना शुरू कर देंगे। खैर आप खामोश रहिए, हम अपनी तकदीर तो आजमा लें। अच्छा तो मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ से हिल नहीं सकते। मिस्टर मेहता आप फिलोसफर हैं, मनोविज्ञान के पंडित, देखिए अपनी भेद न कराइएगा। मेहता शराब पीकर मस्त हो जाते थे। उस मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता था और विनोद सजीव हो जाता था। लपक कर मिसेस खन्ना के पास गए और 5 मिनट में ही मुंह लटकाए हुए वापस आए। मिर्जा ने पूछा, अरे क्या खाली हाथ? राय साहब हंसे, खाजी के घर चूहे भी सयाने। मिर्जा ने कहा, हो बड़े खुशनसीब खन्ना, खुदा की कसम। मेहता ने कहा मारा और जेब से 100 रुपए के 5 नोट निकाले। मिर्जा ने लपक कर उन्हें गले से लगा लिया। चारों तरफ से आवाजें आने लगी। कमाल है, मानता हूँ उस्ताद, क्यों न हो, फिलोसफर ही जो ठहरे। मिर्जा ने नोटों को आंखों से लगाकर कहा, भाई मेहता, आज से मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया, बताओ क्या जादू मारा। मेहता अकड़ कर लाल लाल आंखों से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं, ऐसा कौन सा काम बड़ा था, जाकर पूछा अंदर आऊं? बोली, आप है मेहता जी, आइए ना। मैंने अंदर जाकर कहा, वहां लोग ब्रिज खेल रहे हैं, अंगूठी 1000 से कम की नहीं है, आपने तो देखा ही है। बस वही, आपके पास रुपए हो तो 500 रुपये देकर 1000 की चीज ले लीजिए, ऐसा मौका फिर न मिलेगा। मिस मालती ने इस वक्त रुपये न दिए तो बेदाग निकल जाएंगी, पीछे कौन देता है। शायद इसीलिए उन्होंने अंगूठी निकाली है कि 500 रुपये किसके पास धरे होंगे। मुस्कुराई और चट अपने बटुए से 5 नोट निकाल कर दे दिए और बोली, मैं बिना कुछ लिए घर से नहीं निकलती, न जाने कब क्या जरूरत पड़े। खन्ना खिसिया कर बोले, जब हमारे प्रोफेसरों का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी का ईश्वर ही मालिक है। खुर्शीद ने घाव पर नमक छिड़का, अरे तो ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जिसके लिए आपका दिल बैठा जाता है। खुदा झूठ न बुलवाए तो यह आपकी 1 दिन की आमदनी है। समझ लीजिएगा एक दिन बीमार पड़ गए, और जाएगा भी तो मिस मालती के ही हाथों में। आपके दर्द जिगर की दवा मिस मालती ही के पास तो है। मालती ने ठोकर मारी, देखिए मिर्जा जी, तबेले में लतियाउज अच्छी चीज नहीं है। मिर्जा ने दुम हिलाई, कान पकड़ता हूं देवी जी। मिस्टर तनख्वाह की तलाशी शुरू हुई। मुश्किल से 10 रुपये निकले। मेहता की जेब से केवल 98 निकली। कई सज्जनों ने 1-1, 2-2 रुपये खुद दिए। हिसाब जोड़ा गया तो कोई 300 की कमी थी। यह कमी राय साहब ने उदारता के साथ पूरी कर दी। संपादक जी ने मेवे और फल खाए थे और जरा कमर सीधी कर ही रहे थे कि राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही हैं। खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही हैं, धन्यवाद। राय साहब के साथ ही हॉल में आकर वह विराजे। उधर नौकरों ने मेजें साफ कर दी थी। मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता दिखाई, बैठिए, तकल्लुफ न कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं। मालती ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, आप तकल्लुफ समझते होंगे, मैं समझती हूँ कि मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूँ। यूँ आप अपने आप को कुछ भी समझें, लेकिन यहाँ जितने सज्जन जमा हैं सभी आपकी राष्ट्र और साहित्य सेवा से भली भांति परिचित हैं। आपने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य किया है, अभी चाहे लोग उसका मूल्य भले न समझें, लेकिन वह समय दूर नहीं, मैं तो कहती हूँ वह समय ही आ गया है जब हर एक नगर में आपके नाम की सड़कें बनेंगी, क्लब बनेंगे, टाउन हॉलों में आपके चित्र लटकाए जाएंगे। इस वक्त जो थोड़ी बहुत जागृति है वह आपके ही महान उद्योग का प्रसाद है। आपको यह जानकर आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहात सुधार आंदोलन में आपका हाथ बटाने को उत्सुक हैं, और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि यह काम संगठित रूप से किया जाए और एक देहात सुधार संघ स्थापित किया जाए जिसके आप सभापति हों। ओंकार नाथ के जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें चोटी के आदमियों में इतना सम्मान मिले। युवा कभी कभी आम जलसों में बोलते थे और कई सभाओं के मंत्री और उपमंत्री भी थे,
लेकिन शिक्षित समाज में अब तक उनकी उपेक्षा ही हुई थी। वह उन लोगों में किसी तरह न मिल पाते थे, इसलिए आम जलसों में लोग उनकी निष्क्रियता और स्वार्थांधता पर शिकायत किया करते थे और अपने पत्र में एक एक को रगेदते थे। कलम तेज थी, वाणी कठोर, साफ गोशी की जगह उच्च श्रृंखला कर बैठते थे, इसलिए लोग उन्हें खाली ढोल समझते थे। उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान। कहाँ है आज स्वराज, स्वाधीन भारत और हंटर के संपादक? आकर देखें और अपना कलेजा ठंडा करें। आज अवश्य ही देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है। सदुद्योग कभी निष्फल नहीं जाता, यह ऋषियों का वाक्य है। वह स्वयं अपनी नजरों में उठ गए। कृतज्ञता से पुलकित होकर बोले, देवी जी, आप तो मुझे कांटों में घसीट रही हैं। मैंने तो जनता की जो कुछ भी सेवा की है अपना कर्तव्य समझकर। मैं इस सम्मान को अपना नहीं, इस उद्देश्य का सम्मान समझ रहा हूँ जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया है। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि प्रधान का पद किसी प्रभावशाली पुरुष को दिया जाए। मैं पदों में विश्वास नहीं रखता, मैं तो सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मिस मालती इसे किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। सभापति पंडित को ही बनना पड़ेगा। नगर में उसे ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई देता, जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है। वह कैसे कहता है कि वह प्रभावशाली नहीं है? वह जमाना बदल गया जब धन और प्रभाव में मेल था। अब प्रतिभा और प्रभाव के मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होंगी। इस सभा के लिए 1000 का चंदा भी हो गया और अभी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है। 4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। ओंकार नाथ पर कुछ नशा सा चढ़ने लगा। उनके मन में जो एक प्रकार की फुरहरी सी उठ रही थी, उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। बोले, मगर यह आप समझ लें मिस मालती कि यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सभा भवन में मुझे सबसे पहले मौजूद पाएंगी। मिर्जा जी ने पुचारा दिया, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी यह नहीं कह सकता कि आप फर्ज अदा करने में कभी किसी से पीछे रहें। मिस मालती ने देखा शराब कुछ कुछ असर करने लगी है, तो और भी गंभीर बनकर बोली, अगर हम लोग इस काम की महानता न समझें तो यह सभा स्थापित होती और न आप इसके सभापति होते। हम किसी रईस या तालुकेदार को सभापति बनाकर धन खूब बटोर सकते हैं और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा तो एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उसका सबसे बड़ा साधन आपका पत्र है। हमने निश्चय किया है कि हर एक नगर और गांव में उसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचा दिया जाए। प्रांत की सभी म्यूनिसिपैलिटियों और जिला बोर्ड के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यहीं विराजमान हैं। हर एक ने अगर 500-500 भी प्रतियां ले ली तो 25,000 प्रतियां तो आप यकीन समझिए। फिर राय साहब और मिर्जा साहब की सलाह यह है कि काउंसिल में इस विषय का एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली की 1 प्रति सरकारी तौर पर मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए, और हमें पूरा विश्वास है कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। ओंकार ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हमें गवर्नर के पास डेपुटेशन ले जाना होगा। मिर्जा खुर्शेद बोले, जरूर जरूर, उनसे कहना होगा कि किसी सभ्य शासन के लिए कितनी लज्जा और कलंक की बात है कि ग्रामोत्थान का अकेला पत्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक स्वीकार नहीं किया जाता। मैं गर्व नहीं करता, अभी गर्व करने का समय नहीं आया, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम्य संगठन के लिए बिजली ने जितना उद्योग किया है। मिस्टर मेहता ने सुधारा, नहीं महाशय, तपस्या कहिए। मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या ही कहना चाहिए, बड़ी कठोर तपस्या। बिजली ने जो तपस्या की है वह इस प्रांत के ही नहीं, इस राष्ट्र के लिए अभूतपूर्व है। मिस मालती ने एक पैग और दिया। हमारे संघ ने यह निश्चय भी किया है कि काउंसिल में अब की जो जगह खाली हो उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी, शेष सारा काम हम लोग कर लेंगे। आपको न खर्च से मतलब, न प्रोपोगेंडा, न दौड़ धूप से। ओंकार नाथ की आंखों की ज्योति दुगुनी हो गई। गर्वपूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूं, मुझसे जो काम चाहे लीजिए। हम लोगों को आपसे यही आशा है।
हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते रगड़ते हार गए और हाथ कुछ न लगा। अब हमने आप में सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा गुरु पाया है और इस शुभ दिन के आनंद में आज हमें एक मन एक प्राण होकर अपने अहंकार को, अपने दंभ को तिलांजलि दे देना चाहिए। हम में से आज कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। हम सब एक ही माता के बालक, एक ही गोद में खेलने वाले, एक ही थाली में खाने वाले भाई हैं। जो लोग भेदभाव में विश्वास रखते हैं, जो लोग पृथकता और कट्टरता के उपासक हैं, उनके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं। जिस सभा के सभापति पूज्य ओंकार नाथ जी जैसे विशाल हृदय व्यक्ति हों, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का और जाति पाति का भेद ही नहीं हो सकता। जो महानुभाव एकता में और राष्ट्रीयता में विश्वास न रखते हों, वे कृपा करके यहाँ से उठ जाएं। राय साहब ने शंका की। मेरे विचार में एकता का यह आशय नहीं कि सब लोग खान पान का विचार छोड़ दें। मैं शराब नहीं पीता तो क्या मुझे सभा से अलग होना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वर में कहा, बेशक अलग होना पड़ेगा। आप इस संघ में रहकर किसी तरह का भेद नहीं रख सकते। मेहता जी ने घड़े को ठोका। मुझे संदेह है कि हमारे सभापति जी स्वयं खान पान की एकता में विश्वास नहीं रखते। ओंकार नाथ का चेहरा जर्द पड़ गया। इस बदमाश ने यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी। दुष्ट कहीं गड़े मुर्दे उखाड़ने न लगे, नहीं तो यह सारा सौभाग्य स्वप्न की भांति शून्य में विलीन हो जाएगा। मिस मालती ने उसके मुंह की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखकर दृढ़ता से कहा, आपका संदेह निराधार है मेहता महोदय। आप क्या समझते हैं कि राष्ट्र की एकता का एक ऐसा अनन्य उपासक, ऐसा उदार चेता पुरुष, ऐसा रसिक कवि इस निरर्थक और लज्जाजनक भेद को मान्य समझेगा? ऐसी शंका करना उसकी राष्ट्रीयता का अपमान करना है। ओंकार नाथ का मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। प्रसन्नता और संतोष की आभा झलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर में कहा, और इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना का। एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वह कौन भद्र पुरुष है जो इनकार कर दे? यह तो नारी जाति का अपमान होगा। उस नारी जाति का जिसके नयन वाणों से अपने हृदय को बिंधवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है, जिसकी अदाओं पर मन मिटने के लिए बड़े बड़े महीप लालायित रहते हैं। लाइए बोतल और प्याले और दौर चलने दीजिए। इस महान अवसर पर किसी तरह की शंका, किसी तरह की आपत्ति राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। पहले हम अपने सभापति की सेहत का जाम पिएंगे। बर्फ, शराब, सोडा पहले से ही तैयार था। मालती ने ओंकार नाथ को अपने हाथों से लाल विष से भरा हुआ ग्लास दिया और उन्हें कुछ ऐसी जादू भरी चितवन से देखा कि उनकी सारी निष्ठा, सारी वर्ण श्रेष्ठता काफूर हो गई। मन ने कहा, सारा आचार विचार परिस्थितियों के अधीन है। आज तुम दरिद्र हो, किसी मोटर कार को धूल उड़ाते देखते हो तो ऐसा बिगड़ते हो कि उससे पत्थरों से चूर चूर कर दो। लेकिन क्या तुम्हारे मन में मोटर कार की लालसा नहीं है? परिस्थिति ही विधि है और कुछ नहीं। बाप दादों ने न पी थी न पी हो, उन्हें ऐसा अवसर ही कब मिला था? उनकी जीविका पोथी पत्रों भर थी। शराब कहाँ से लाते और पीते भी तो कहाँ जाते? फिर वह तो रेलगाड़ी पर भी न चढ़ते थे, कल का पानी न पीते थे और अंग्रेजी पढ़ना पाप समझते थे। समय कितना बदल गया है। समय के साथ अगर न चले तो वह तुम्हें पीछे छोड़कर चला जाएगा। ऐसी महिला के कोमल हाथों से विष भी मिले तो शिरोधार्य करना चाहिए। जिस सौभाग्य के लिए बड़े बड़े राजे तरसते हैं, वह आज उनके सामने खड़ा है। क्या वह उसे ठुकरा सकते हैं? उन्होंने ग्लास ले लिया और सिर झुकाकर अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए एक ही सांस में पी गए। तब लोगों को गर्व भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हों, अब तो आपको मुझ पर विश्वास आया? क्या समझते हैं मैं नीरा पोंगा पंडित हूं? अब तो मुझे दंभी पाखंडी कहने का साहस नहीं कर सकते। हॉल में ऐसा शोरगुल मचा कि कुछ न पूछो, जैसे पिटारे में बंद गहगहे निकल पड़े हों। वाह देवी जी, क्या कहना है। कमाल है मिस मालती, कमाल है। तोड़ दिया, नमक का कानून तोड़ दिया, धर्म का किला तोड़ दिया, नेम का घड़ा फोड़ दिया। ओंकार नाथ के कंठ के नीचे शराब पहुंचना था कि उनकी रसिकता वाचाल हो गई। मुस्कुरा कर बोले, मैंने अपने धर्म की थाती मिस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी है और मुझे विश्वास है वह उसकी यथोचित रक्षा करेंगी। उनके चरण कमलों के इस प्रसाद पर मैं 1000 धर्मों को निछावर कर सकता हूँ। कहकहों से हॉल गूंज उठा। संपादक जी का चेहरा फूल उठा।
आंखें झुकी पड़ती थी। दूसरा ग्लास भरकर बोले, यह मिस मालती की सेहत का जाम है, आप लोग पिए और उन्हें आशीर्वाद दें। लोगों ने फिर अपने अपने ग्लास खाली कर दिए। उसी वक्त मिर्जा खुर्शीद ने एक माला लाकर संपादक जी के गले में डाल दी और बोले, सज्जनों, फिदवी ने अभी अपने पूज्य सदर साहब की शान में एक कसीदा कहा है, आप लोगों की इजाजत हो तो सुनाऊं? चारों तरफ से आवाजें आईं, हाँ हाँ सुनाइए। ओंकारनाथ भंग तो आए दिन पिया करते थे और उनका मस्तिष्क अभ्यस्त हो गया था, मगर शराब पीने का उन्हें यह पहला अवसर मिला। भंग का नशा मंथर गति से एक स्वप्न की भांति आता था और मस्तिष्क पर मेघ के समान छा जाता था। उसकी चेतना बनी रहती थी। उन्हें खुद मालूम होता था कि इस समय उनकी वाणी बड़ी लच्छेदार है और उनकी कल्पना बहुत प्रबल। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। वह कहते कुछ है, मुंह से निकलता कुछ है। फिर यह ज्ञान भी जाता रहा। वह क्या कहते हैं और क्या करते हैं इसकी सुध भी न रही। यह स्वप्न का रोमानी वैचित्र था, जागृति का वह चक्कर था जिसमें साकार निराकार हो जाता है। न जाने कैसे उनके मस्तिष्क में यह कल्पना जाग उठी कि कसीदा पढ़ना कोई बड़ा अनुचित काम है। मेज पर हाथ पटक कर बोले, नहीं, कदापि नहीं, यहाँ कोई कसीदा नहीं होगा। हम सभापति हैं, यह हमारा हुक्म है। हम अभी इस सबको तोड़ सकते हैं, अभी तोड़ सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं। कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम सभापति हैं, कोई दूसरा सभापति नहीं है। मिर्जा ने हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, इस कसीदे में तो आपकी तारीफ की गई है। संपादक जी ने ज्योतिहीन नेत्रों से देखकर कहा, तुम हमारी तारीफ क्यों करते हो? क्योंकि बोलो, क्यों की हमारी तारीफ? हम किसी का नौकर नहीं है, किसी के बाप का नौकर नहीं है, किसी साले का दिया नहीं खाते। हम खुद संपादक हैं, हम बिजली का संपादक हैं। हम उसमें सबका तारीफ करेगा। देवी जी, तुम हमारा तारीफ नहीं करेगा? हम कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम सबका गुलाम है। हम आपका चरण रज हैं। मालती देवी हमारी लक्ष्मी, हमारी सरस्वती, हमारी राधा। यह कहते कहते वे मालती देवी के चरणों पर झुके और मुंह के बल फर्श पर गिर पड़े। मिर्जा खुर्शीद ने दौड़कर उन्हें संभाला और कुर्सियां हटाकर वहीं जमीन पर लिटा दिया। फिर उनके कानों के पास मुंह ले जाकर बोले, राम राम सत्य है, कहिए तो आपका जनाजा निकालें। राय साहब ने कहा, कल देखना कितना बिगड़ता है। एक एक को अपने पत्र में रगेदेगा और ऐसा रगेदेगा कि आप भी याद रखेंगे। एक ही दुष्ट है, किसी पर दया नहीं करता, लिखने में तो अपना जोड़ ही नहीं रखता। ऐसा गधा आदमी कैसे इतना अच्छा लिखता है, यह रहस्य है। कई आदमियों ने संपादक जी को उठाया और ले जाकर उनके कमरे में लिटा दिया। उधर पंडाल में धनुष यज्ञ हो रहा था। कई बार इन लोगों को बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे। कई हुक्काम भी पंडाल में आ पहुंचे थे। लोग उधर जाने को तैयार हो रहे थे कि सहसा एक अफगान आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूछें, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता का उन्माद भरा हुआ, ढीला नीचा कुर्ता, पैरों में सलवार, जरी के काम की सदरी, सिर पर पगड़ी और कुल्हाड़, कंधे पर चमड़े का बैग लटकाए हुए, कंधे पर बंदूक रखे और कमर में तलवार बांधे, न जाने किधर से आकर खड़ा हो गया और गरज कर बोला, खबरदार, यहाँ से कोई मत जाओ। हमारा साथ का आदमी पर डाका पड़ा है। यहाँ का जो सरदार है वह हमारा आदमी को लूट लिया है। उसका माल तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहाँ है सरदार? बुलाओ उसको। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।